यूएस की एक समस्या बता दे रहा हूँ इस वक्त करंट में वो क्या फेस कर रहा है बेचारा, मैं बता देता हूँ अंदर से। वो एक साथ ये चाइना और इंडिया दोनों को नहीं रोक सकता, सबसे बड़ा उसके लिए थ्रेट चाइना है। लेकिन चाइना, अब चाइना को भी मैं बोलूँ तो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाइना अपनी युआन को प्रमोट करने में लगा हुआ है। लेकिन यूएस ये भूल जाता है कि भाई यूएस जो जिस तरीके का धोखेबाज है उतना धोखेबाज नहीं है, चाइना ज्यादा बड़ा धोखेबाज है। तो पता चला चाइना की युआन करेंसी में सब ट्रेड करने लग गए, चाइना ने उनके पैसे उड़ा दिए, क्योंकि चाइना ने ये पास में किया हुआ है। चाइना ने खूब कायदे से श्रीलंका को, बांग्लादेश को डेट बांटा, ठीक है, नेपाल को डेट बांटा, और जब वो पे नहीं कर पाए पाकिस्तान को भी बांटा। जब वो पे नहीं कर पाए तो भैया कहा लाओ भैया ये अपना पोर्ट दे दो मुझको, ये अपना एयरपोर्ट दे दो मुझको, उनके एसेट एक्वायर कर लिए। पाकिस्तान में तो ऐसा एक मेट्रो स्टेशन तक बनाया है, उस मेट्रो स्टेशन की ऐसी कंडीशंस रखी, उनको लोन दिया, बनाया, और कहा कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट और ये सब जो खर्चे होंगे ये इसका पैसा हम रखेंगे। अरे भाई वो अपने पैसे पे कैसे करता, वो उस एडवर्टाइजमेंट और वहाँ पे जो पैसे इनकम आती है उससे पे करता चाइना के, तो वो पूरी तरीके से गुलाम बना लिया उसको। तो चाइना ज्यादा बड़ा खतरनाक, और उसने ये तब किया है जब उसने ऐसे लोन बांटा है। और मैं बता रहा हूँ अगर उसकी करेंसी पे डिपेंडेंट लोग हो गए, और ये बाकी सारी कंट्रीज जानती है, इसीलिए जहां पे यूएस गिर रहा है और युआन बढ़ने की कोशिश कर रहा है उस जगह पे एक आईएनआर भी खड़ा है, और आईएनआर के पास दो अस्त्र है, एक आपका यूपीआई है और दूसरा आईएनआर है, और तीसरा एक और है म्यूचुअल ट्रेडिंग, बार्टर ट्रेडिंग। देखते हो जैसे ईरान के साथ वही कर रहा है इंडिया, कई सारे और कंट्रीज के साथ कर रहा है जहां पे यूएसडी का खेल ही खत्म कर दिया। रशिया के साथ वही कर रहा है, रशिया ने तो ऐसा कर दिया, बांग्लादेश को बाध्य कर दिया, बांग्लादेश हमारे साथ आईएनआर में काम करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल आप यूएस के सामने दो चैलेंज है अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को बचाने का उसके पास एक ही रास्ता है, यूएसडी को बचाना, क्योंकि यूएसडी की वो अनलिमिटेड प्रिंटिंग करता जाता है। इधर ये सारे देश जो है अपनी जीभ लटकाए रहते हैं, हमको यूएसडी चाहिए, यूएसडी चाहिए, क्योंकि यूएसडी की उन्होंने गुंडागर्दी बना करके रखी है इस तरीके का सिस्टम कि भैया यूएसडी में ट्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारे पास सैंक्शन लगा देंगे, और उधर यूएसडी छापे पड़े। इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना, इंडिया में तो गोल्ड की बैकिंग है, चाइना में भी गोल्ड की बैकिंग है। तो बस ये समस्या। अब देखो यार, एक गुंडा है जो कह रहा है कि बेटा खाना भी नहीं खाने देंगे और मेरे हिसाब से काम भी कर, तो कैसे चलेगा? चाइना कम से कम कह रहा है कि ठीक है मैं गुंडा हूं लेकिन खाना तुमको दे रहा हूं, तुम्हारी मर्जी का, खा लो तुम खाना, पेट भर के खा लो। इंडिया कह रहा है कि मैं तुमको खाना भी दूंगा और तुम्हारे हिसाब से काम भी करवाऊंगा, जिसमें दोनों की विन विन हो। तो अब खुद समझ लो सब कहां जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? इंडिया की तरफ जाएंगे। अब यूएस क्या कर रहा है, दो उसके सामने महारथी खड़े हो रहे हैं, तो वो दो को एक साथ नहीं कंट्रोल कर सकता। साथ में तीसरा एक और महारथी जिसको उसने कमजोर कर दिया वो है रशिया। यूएस का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे वो है यूरोप। वहीं के लोग हैं ना, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे कब्जा करने, उन्होंने भी तो जाकर के यूएस में कब्जा किया है। पहले कॉलोनी जो है यूएस और ब्रिटिश और फ्रेंच की थी, फिर एक ऐसा कुछ बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके बाद में ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जा लिया यूएस। तो अभी पूरी सिचुएशन जो भी है वो आपके सामने मैंने रख दी है। आप ज्यादा अच्छे से जानते हो आपकी कंट्री कहाँ जा रही है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। मैं तो बस बिल्स के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, हमारे देश में अगर पेट्रोल और ये चालू हो गया, पेट्रोल का एक्सप्लोरेशन चालू हो गया, तो ये एक बात मेरे को समझ में आती है कि बैंक्स के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव तो ये अमेंडमेंट बिल है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो फिर भाई ईएमआई भी होगी, ईएमआई पे चीजें फाइनेंस भी होंगी, इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा। दुनिया में क्या होगा पता नहीं यार। देखो दुनिया में तो आपने देखा ना, कहाँ कहाँ पेट्रोल 100 रुपए की जगह 400 रुपए का हो गया, इंडिया में नहीं हुआ, जबकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी शर्तों के बेसिस पर अपना नेगोशिएशन कर ले जाते हैं, हमें बस इतना समझ लेना है। और अगर हम ये समझ गए, हम ज्यादा बेटर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा फ्यूचर सेफ हाथों में, आगे का नहीं पता लेकिन फ्यूचर अभी सेफ हाथों में। देखो यार, मेरे को एक चीज बताऊं, देखो इम्पैक्ट तो पॉजिटिव ही है सबके लिए, मतलब बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि भाई बैंक ज्यादा फ्री होकर के अब लोन को बांट पाएगा। उसे पता है कि यार अगर मेरे से गलत तरीके से कोई लेने की कोशिश भी कर रहा है तो मुझे पता है इसके घर में उसके निकाल लूंगा पैसा, क्योंकि अब मेरे को ज्यादा परेशान नहीं होना है। मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग से सारा बिल का स्टेटमेंट और वो सब कोर्ट में जाएगा और फास्ट ट्रैक से मेरा सारा काम हो जाएगा। तो एनपीए तो होने वाला नहीं है। अब जब एनपीए होने वाला नहीं तो मैं खुल के बांटूंगा। कहाँ मैं सोच सोच के बांट रहा था, नहीं मैं इसलिए नहीं दूंगा, जैसे एसबीआई वगैरह जैसे बैंक है ना, बहुत कठिन है इनसे लोन लेना। उल्टा इनके यहाँ जो लोन बांटने वाला वो इतना बड़ा खाने वाला बैठा हुआ है कि वो कहता है कि मैं लोन बंटवाऊंगा, तुमको दिलवाऊंगा, तो मुझको इतना % दो, अंदर घुसो तो पता चलेगा। तो भाई साहब, बैंक का लोन तो बाद में आदमी लेगा, एक नंबर में जो इंटरेस्ट रेट है वो तो बाद में देगा। ये दलाल बीच में बैठे हुए हैं, इनका भी काम खत्म होगा। तो आदमी कहेगा भाई मेरे को तो पूरा एक नंबर में सारा वापस करना है, तुम बीच के पैसे मांग रहे हो 1-2% लोन को फाइनेंस कराने में, तुम्हारा तो पैसा है भी नहीं। तो बैंक्स के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन कितने सालों में कितने, देखो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के आपके जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो इनका असर तो धीरे धीरे करके दिखेगा। लेकिन बाहर के जो बैठे हुए लोग हैं जो इस बातों को ज्यादा अच्छे से देखते हैं, उन्होंने अपना वॉल्यूम दिखा दिया कि हम कितना बिलीव करते हैं आपके बैंक्स में।